दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से यह है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। दुनिया को भारत से जोड़ती कहानियों के कार्यक्रम बीबीसी ग्लोबल इंडिया के साथ हमारी नजर होती है दुनिया भर के बदलते घटनाक्रम पर और साथ में यह भी कि भारत के लिए उसका क्या मतलब है। कार्यक्रम में सबसे पहले भारतीय कश्मीर में चुनाव पर क्या सोचते हैं नियंत्रण रेखा के उस पार के कश्मीरी। घाटी में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे पेशावर के दिल दहला देने वाले हमले से पहले की कहानी, तालिबान पर सख्त पाकिस्तानी सेना। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं। आमतौर पर कश्मीर घाटी में मतदान करने वालों की संख्या कम रहती थी, लेकिन इस बार लोग भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं। लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार लोग इन चुनावों के बारे में क्या राय रखते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। इस कोशिश में हमने पाकिस्तानी कश्मीर में आम लोगों और कुछ सियासतदानों से बात कर ये टटोलने का प्रयास किया कि उनकी कश्मीर में हो रहे चुनाव को लेकर क्या राय है, साथ ही वहां चुनाव कैसे होते हैं और लोग उन चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं। मुजफ्फराबाद से खास रिपोर्ट। कश्मीर में एलओसी के दूसरी ओर मुजफ्फराबाद। भारत प्रशासित कश्मीर में चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिख रही है और लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोग एलओसी के दूसरी ओर हो रहे चुनाव को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कश्मीर में चुनाव नहीं होते। पाकिस्तानी कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का चुनाव होता है। इस विधानसभा के 41 सदस्यों को जनता चुनती है और 5 महिलाओं सहित 8 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। पाकिस्तानी कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता है, जिसे यही असेंबली चुनती है। असेंबली के अलावा काउंसिल भी होती है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके नॉमिनेटेड 5 सदस्य, पाकिस्तानी कश्मीर के राष्ट्रपति, पाकिस्तानी कश्मीर के प्रधानमंत्री और असेंबली के चुने 6 लोग होते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर में राष्ट्रपति भी होता है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल मिलकर चुनती है। हालांकि पाकिस्तानी कश्मीर में होने वाले चुनाव भी शक की निगाह से देखे जाते रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर की सरकार बस नाम की आज़ाद है। जो महाजरीन की सीटों हैं जो पाकिस्तान से सिलेक्ट होकर आती हैं, जिनमें 100 और 200 वोटों पे यहाँ पे मेंबर असेंबली बना दिया जाता है और वो स्पीकर तक और सदर तक लोग चले जाते हैं। ये भी उन लोगों के साथ ज़्यादती है जो यहाँ पे हज़ारों वोट लेके, और उन आवाम के साथ ज़्यादती है जो इस जगह पे यहाँ पे इस रीजन में रहते हैं, जिनको पूरी तरह से हकूक़ नहीं मिल पाते। इस इलाके के लोग पाकिस्तान पर चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ भी जो इलेक्शन होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़रूर यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एलओसी के उस पार हो रहे चुनावों को भी इस इलाके के लोग शक की नज़र से देखते हैं। भारी मतदान को लेकर मुजफ्फराबाद के लोगों का कहना है कि घाटी के लोग बीजेपी के एजेंडे यानी 370 के विरोध को खारिज करने के लिए वोट डाल रहे हैं। जो उनका प्रोपगेंडा नरेंद्र मोदी साहब का जो था कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है रियासत जम्मू और कश्मीर की, उसको ख़त्म करने का, ये उसका भी रद्द-ए-अमल है। और कश्मीरियों ने ये तासर देने की कोशिश की है कि हम जो बीजेपी सरकार है उसका जो मौक़िफ़ है उसके खिलाफ जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव पंचायती चुनाव से ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदुस्तान के अंदर पंचायती निज़ाम बड़ा मजबूत है, तो मैं इसको पंचायती निज़ाम के इलेक्शन तक का मेयार का इसको इलेक्शन समझता हूँ। लोगों के मसाइल भी हैं ना, नल पानी का पीने का मसला, कोई स्ट्रीट लाइट्स है उनकी, को और जो रोज़मर्रा की, चूँकि वहाँ एक सेटअप तो है। चुनाव के रास्ते सत्ता में भागीदारी की इच्छा हो या चुनावों के बहाने अपने गुस्से का इजहार, एलओसी के दोनों ओर लोगों के सामने जो विकल्प हैं वो बंदूक से बेहतर ही नजर आते हैं। बीबीसी रिपोर्ट। मिशन 44 जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव अभियान का नाम, यानी पार्टी 87 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर कब्जा कर सरकार बनाना चाहती है। प्रदेश की चुनावी सरगर्मी में इस बार मिशन 44 की खूब चर्चा हो रही है, मगर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कश्मीर के लोग और वहां की प्रमुख पार्टियां भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पिछले चुनाव में 11 सीटें जीतने वाली पार्टी अपनी सीटों की संख्या को 4 गुना कर पाएगी? श्रीनगर से रियाज मसरूर। जिस बात को अटल जी ने प्रारंभ किया था उसे मुझे आगे बढ़ाना। कड़कड़ाती ठंड और हिंसा का डर अपनी जगह, लेकिन कश्मीर की चुनावी मुहिम में बीजेपी पूरी ताकत के साथ दिखाई दे रही है।
अलगाववादियों ने बॉयकॉट की कॉल दी थी, जिसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ वर्गों का कहना है कि बीजेपी की आक्रामक चुनावी मुहिम से ही ऐसा संभव हुआ। जो भी हो, बीजेपी के सत्ता में आने का डर यहाँ की राजनीतिक बहस पर हावी हो रहा है। बीजेपी तो ओपन दुश्मन है कश्मीरी, लेकिन दुख उनका नहीं है। दुख तो यह है कि जो कश्मीर के अपने लोग उनके साथ दोस्ताना लगा रहे हैं, ये सोचे बिना कि इसके नताइज क्या आएंगे, उस चीज से कश्मीर को खतरा है। ये कश्मीर के लिए बिल्कुल एक काला दिन होगा अगर यहाँ बीजेपी की हुकूमत आ गई। कश्मीर में बीजेपी की राजनीतिक अग्रिमा का दिलचस्प पहलू ये है कि इसने कुछ ही महीनों के अंदर मुस्लिम कश्मीर में भी अपनी साख बना डाली। बीजेपी की सियासी तारीख या सियासी नजरियात चाहे कितने भी मुतनाज़े हों, लेकिन कश्मीर में ऐसे इज्तिमात के दौरान वो मोहतात लहजा अपनाती है। पार्टी के रहनुमा अक्सर करप्शन और बेरोजगारी की बातें करते हैं। बीजेपी के प्रतिद्वंदियों का आरोप है कि भारत के पूंजीपतियों ने कश्मीर में बीजेपी का परिचय संभव बनाया। यहाँ इस आरएसएस की यलगार को शिकस्त फाश मिलेगी, तब मुझे बुलाइए उस वक्त की कश्मीर की क्या तारीख है। पूर्व अलगाववादी नेता सज्जाद गनी लोन भी चुनाव लड़ रहे हैं। मिस्टर लोन एकमात्र नेता हैं जिन्हें बीजेपी की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मुझे जो लगे वो he will be open to every idea. There certainly will be a debate. मुझे पूरा यकीन है। कश्मीर के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका है कि बीजेपी की राजनीतिक मुहिम कश्मीर की जटिल राजनीति में किसी बड़े बदलाव का कारण भी बन सकती है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर। ग्लोबल इंडिया में आगे, कश्मीर की दो विधवाएं, जज्बात अलग, दर्द एक सा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। कश्मीर में 2 दशकों से ज्यादा समय से तनाव जारी है। इस तनाव ने हजारों महिलाओं की जिंदगी भी बदल दी। जो विधवा हुई उनमें सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां थीं तो चरमपंथियों की भी। दोनों के बीच खाई बहुत बड़ी है, लेकिन दर्द का एहसास दोनों को बांधता है। श्रीनगर से शालू यादव। कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों दावा करते हैं, ये दुनिया के उन इलाकों में से है जहां सेना की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग 3 दशकों से हिंसा देखते आ रहे हैं, जिसमें भारत से आज़ादी के लिए लड़ने वाले और भारतीय फौज आमने सामने थी। हालिया बरसों में वादी में तनाव में कमी आई है, लेकिन हिंसा का साया आज भी बहुत सी जिंदगियों पर कायम है। गुलशन अख्तर के पति अब्दुल हमीद भारतीय फौज में सैनिक थे। वे सन 2007 में चरमपंथियों के साथ एक झड़प में मारे गए। बहुत फक्र होता है, अच्छा देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, देश के लिए जान दी है। देखो ना, जिस जगह में फौज है उधर हर जगह में अच्छी बात है, अच्छे तरीके से रह रहे, सब कुछ ये फौज की वजह से हो रहा है। अगर आर्मी नहीं होती यहाँ तक, आपको पता ही है क्या होता कश्मीर में, बहुत हालात खराब हो जाते। वादी के एक दूसरे कोने में एक और विधवा का भी ऐसा ही दुख है, लेकिन उनसे किसी को सहानुभूति नहीं। रफीका के पति गुलाम नबी एक चरमपंथी थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। वो 1993 में भारतीय फौज के एक एनकाउंटर में मारे गए। मैं उनकी मौत को किसी कुर्बानी से कम नहीं समझती। उन्होंने एक मकसद के लिए जान दी। फौजियों की विधवाओं को सरकार की तरफ से हर तरह की मदद दी जाती है, लेकिन मेरी जैसी विधवाओं से समाज सिर्फ नफरत करता है। लेकिन रफीका अपने गम में तन्हा नहीं है। फौजी की विधवा गुलशन का ख्याल है कि लड़ाई में सबका नुकसान होता है, चाहे कोई किसी भी तरफ हो। चाहे फौज कर, चाहे जो भी कर, सिविल कर, मिलिटेंट कर, कितनी दुनिया शहीद होगी, कोई मतबल उनका निकला है। इन दोनों विधवाओं के लिए आजकल जारी चुनाव कोई मायने नहीं रखते। रफीका वोट डालती नहीं और गुलशन का ख्याल है कि उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर में चुनाव आते जाते हैं और जिंदगी भी चलती रहती है, लेकिन इन विधवाओं का कहना है कि उनकी जिंदगी तो उसी दिन रुक गई थी जब उनके पति इस दुनिया से चले गए थे। शालू यादव, BBC, जम्मू कश्मीर। ग्लोबल इंडिया में खबरें और भी हैं, लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर।
बांग्लादेश के सुंदरबन में एक टैंकर के डूबने से पर्यावरण खतरे में है। सुंदरबन में थे बीबीसी के अकबर हुसैन भी। टैंकर के डूबने से लाखों लीटर तेल शैला नदी में रिस गया। बांग्लादेश ने इस घटना के बाद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इराक के जलौला पहुंचे बीबीसी के विशेष संवाददाता पॉल वुड। कुर्दिश लड़ाकों ने इस इलाके को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन से छुड़ा लिया है। अगस्त से जलौला इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में था। रोम में थी बीबीसी की याल्दा हकीम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने याल्दा से कहा कि मुमकिन है कि वो दलाई लामा का पद संभालने वाले आखिरी व्यक्ति हों। दलाई लामा ने कहा कि अच्छा होगा कि सदियों पुरानी ये प्रथा एक लोकप्रिय दलाई लामा के साथ खत्म हो जाए। वो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गए थे, लेकिन लौटे तो कफन में। पाकिस्तान के पेशावर में सेना के एक स्कूल में अब सिर्फ खून से सने जूते, किताबों के पन्ने और गोलियों के निशान बाकी बचे हैं। मरने वाले लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। इस हमले से पूरी दुनिया सदमे में है, लेकिन इस दर्दनाक हमले के तार जुड़े हैं पाकिस्तान में चरमपंथियों के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान ज़र्ब-ए-अज़्ब से। पेशावर से खास रिपोर्ट। पेशावर का आर्मी स्कूल 16 दिसंबर दिन के कोई 10 बजे होंगे। 7 चरमपंथियों ने दीवार लांघी और 140 बच्चों के लाल लहू से पाकिस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान में मातम और निराशा के अलावा भारी आक्रोश है। बच्चों का कत्ल, मासूम बच्चों का कत्ल, स्कूलों पे हमले, स्कूलों पे हमले। और जनाज़े नहीं दफना सकते। मुल्क पर रहम कर दे अल्लाह, आप मुल्क पर रहम कर दे। आमीन आमीन। अल्लाह हमें माफ कर दे। आमीन आमीन। और ये हैं उन 7 हमलावरों की तस्वीरें जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान ने हमले के बाद जारी किया और कहा कि ये पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई का जवाब है। पाकिस्तानी सेना ने इस साल जून में उत्तरी वजीरिस्तान में चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा, जो उनका अंतिम अहम गढ़ माना जा रहा था। ज़र्ब-ए-अज़्ब नाम के इस अभियान में सैकड़ों चरमपंथी मारे गए। यह अभियान तालिबान के साथ बातचीत की नवाज शरीफ सरकार की नई कोशिश के नाकाम रहने के बाद शुरू किया गया था। तालिबान के युद्ध विराम तोड़ने से इन कोशिशों को धक्का लगा। आखिर में इस साल 8 जून को तालिबान चरमपंथियों ने कराची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 10 हमलावरों समेत 36 लोग मारे गए। इसके बाद नवाज शरीफ और चरमपंथियों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिशों का अंत हो गया। नवाज शरीफ ने पेशावर हमले को पस्त होते चरमपंथियों की प्रतिक्रिया करार देते हुए कहा कि अब चरमपंथियों के साथ समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हम इस बात का भी वाज़े ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। सरकार और चरमपंथियों के बीच बातचीत कराने की प्रक्रिया में शामिल रहे जानकारों को लगता है कि अब सेना का अभियान और तेज होगा। I think now it would be almost impossible to support. मुझे लगता है कि अब चरमपंथियों के साथ कोई भी बातचीत असंभव है। अभी लोग बदला चाहते हैं और मुझे लगता है कि अब कबायली इलाकों में सेना और कार्रवाई करेगी। And I expect more military action. उधर तालिबान अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। उनका एजेंडा पाकिस्तानी तालिबान से अलग है, मगर विचारधारा और तरीका एक सा ही है। हाल के समय में वहाँ भी तालिबान के हमलों में तेजी आई है और ये ऐसे समय हो रहा है जब अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो के हथियारबंद सैनिकों की वापसी होनी है। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे, पार्कोर में सुकून तलाशते कश्मीरी युवा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अनुराग शर्मा। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने हाल ही में कहा था कि अक्लमंद मशीनें इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। अभी वो दिन शायद बहुत दूर है, लेकिन चीन के एक रेस्तरां में वेटरों के बुरे दिन शायद शुरू हो गए हैं। ये रोबोट्स किसी फिल्मी सेट पर नहीं बल्कि चीन के एक रेस्तरां में हैं। अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करिए और फिर इंतजार करिए उस खाने के टेबल तक पहुंचने का, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे। वेटर वाली फुर्ती फिलहाल इनमें नहीं है और वो मुस्कान भी नहीं।
मैं इससे पहले कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं गई जहां रोबोट खाना खिलाते हों। मैं उनके साथ खेलना चाहूंगी। 11,000 अमेरिकी डॉलर के 1 मीटर लंबे ये रोबोट बैटरी से चलते हैं। महंगे तो हैं, लेकिन मालिक का कहना है कि भविष्य में ये फायदे का सौदा साबित होंगे। काम का भार बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये रोबोट उच्च तकनीक वाला मनोरंजन भी देते हैं। इन रोबोट्स में ऑप्टिकल सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं ताकि ये रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों या उसकी दीवारों से ना टकराएं। वैसे ग्राहक की नजर से इनका एक फायदा ये भी है कि इन्हें टिप ना दो तो भी ये नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे। BBC रिपोर्ट। इंडोनेशिया के जकार्ता की सुबहें इन दिनों बदली बदली सी नजर आती हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 1 महीने तक मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार कह रही है कि इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा और जाम भी नहीं लगेगा। वहीं आम लोग इसे खास लोगों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला बता रहे हैं। जकार्ता में ये दफ्तर से लौटने का समय है। कारें और मोटरसाइकिलें रास्ते पर जगह के लिए जूझ रही हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जकार्ता की मुख्य सड़कों पर मोटरसाइकिलों को जाने की अनुमति नहीं होगी। ये पाबंदी फिलहाल 1 महीने के लिए होगी। सरकार के इस फैसले से जकार्ता में लोग बेहद नाराज हैं। वो ट्रैफिक नियंत्रण करने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते? पुलिस को और सक्रिय होना चाहिए। वो मोटरसाइकिलों को क्यों बैन कर रहे हैं जो ऐसे लोगों के काम आती हैं जो दूसरे बड़े वाहन नहीं रख सकते? मोटरसाइकिलों की संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। मोटरसाइकिलें जकार्ता के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 75% मामले मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं और ये शहर में ट्रैफिक की दिक्कतों का सबसे बड़ा कारण है। बदलाव 1 या 2 हफ्ते में नहीं दिखाई देगा। शायद अचानक से दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि लंबे समय में इससे मुख्य रास्तों से मोटरसाइकिलें कम होंगी और यातायात नियमों के उल्लंघन में भी कमी आएगी। सरकार का कहना है कि फिलहाल मोटरसाइकिलों को मुख्य रास्तों से हटाने का प्रस्ताव एक परीक्षण है। अगर ये सफल होता है तो राजधानी की कई और सड़कों को मोटरसाइकिल मुक्त किया जाएगा। हालांकि फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि ये उपाय जकार्ता में संपन्न और कमजोर लोगों के बीच की खाई को और बढ़ा देगा। BBC रिपोर्ट। स्काइप पर लाइव अनुवाद और पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन। तकनीक की दुनिया की खबरें क्लिक में। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या के विषय पर बनी सोनी पिक्चर्स की फिल्म द इंटरव्यू फिलहाल रिलीज नहीं होगी। दरअसल खुद को शांति का रक्षक बताने वाले हैकरों के एक समूह ने धमकी दी थी कि अमेरिका में जहां भी ये फिल्म दिखाई जाएगी वहां साइबर हमले किए जाएंगे। कुछ हैकर पहले ही सोनी पिक्चर्स के हजारों ईमेल और अन्य आंकड़े चुरा चुके हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी और जीन्स के कपड़ों की कंपनी मिलती है तो क्या होगा? ऐसी जीन्स जिसे हैक नहीं किया जा सकेगा। नॉर्टन और ऑनलाइन कपड़ों के स्टोर बीटा ब्रांड ऐसी जीन्स बनाने जा रहे हैं जिसकी जेब पर चांदी की परत होगी। इसकी पॉकेट में एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए की जाने वाली हैकिंग को नामुमकिन बना देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप में एक ऐसा टूल जोड़ा है जो अनुवाद का काम लाइव कर सकता है। इस सिस्टम को स्काइप ट्रांसलेटर नाम दिया गया है, जो इस समय अंग्रेजी और स्पेनी भाषा का लाइव अनुवाद कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ऐसी सुविधा 4 भाषाओं में आ सकती है। अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो पानी के अंदर जा सकता है और शार्क की तरह तैर भी सकता है। साइलेंट नीमो परियोजना के तहत बनाए गए इस ड्रोन को गोस्ट स्विमर नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल दूसरों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। इस समय नौसेना समुद्र के अंदर दूसरों की जासूसी के लिए डॉल्फिन और अन्य जानवरों का उपयोग करती है। ग्लोबल इंडिया में अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मालिक से और स्कॉटलैंड के टापू पर रामदेव के शिष्यों का योग अभ्यास। देखने में वो सामान्य उछल कूद है, लेकिन न्यूयॉर्क से लेकर गजा तक पार्कोर विरोध जताने का तरीका बन गया है। कश्मीर में भी ऐसे युवा हैं जो पार्कोर में दिलचस्पी लेते हैं। इन युवाओं का कहना है कि इससे उन्हें तनाव और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। मेरा नाम जाहिद शाह है, उम्र 22 साल और मैं कश्मीरी स्टूडेंट हूँ। मैं कश्मीर फ्री रनिंग एंड पार्कोर फेडरेशन का संस्थापक भी हूँ। Parkour is basically a sport and an art. पार्कोर एक खेल ही नहीं बल्कि एक कला है।
मुझे पार्कौर और फ्री रनिंग की प्रेरणा गजा के युवाओं से मिली और फिर क्योंकि कश्मीर के हालात भी गजा जैसे ही हैं, तो मैं गजा के युवाओं से खुद को जोड़ कर देख सकता हूँ। साल 2010 में जब कश्मीर में तनाव चरम पर था, तब हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कश्मीर में ज्यादातर युवा सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि मैं उनमें से नहीं था, लेकिन सुरक्षा कर्मी हर युवक को शक की नजर से ही देखते थे। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साल 2012 में पार्कौर सीखना शुरू किया। पार्कौर हमारे लिए हमारी भड़ास निकालने का एक जरिया बन गया। Youth of Kashmir are very much educated and they are well educated, but they don't have the facility. कश्मीर के युवा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन यहाँ नौकरियों की संभावनाएं कम हैं और इसीलिए उनमें गुस्सा है। लेकिन वो अब हिंसा को पीछे छोड़ना चाहते हैं और आजकल इंटरनेट के जरिए हम दुनिया से जुड़ रहे हैं और वो कर दिखा रहे हैं जो कश्मीर में कभी किसी ने सुना नहीं था। And they are doing stuff that was once impossible or never heard in Kashmir. I don't care about voting because all the politicians are the same. मैं चुनावों की परवाह नहीं करता। कश्मीर की जनता ने कई राजनेताओं को यहाँ बदलाव लाने का मौका दिया, लेकिन सबने हमें निराश किया। Freedom is not just about asking for a new state or something like that. It's about free vision. हमें बेहतर जिंदगी, बेहतर शिक्षा, बेहतर अस्पताल और हर वो चीज चाहिए जो भारत के विकसित राज्यों में होती है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं है। सही मायने में आज़ादी तो तब मिलेगी जब हमारे ख्यालात आज़ाद होंगे। That is what is my vision for the free Kashmir. फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अनुराग शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।